तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर वाला। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह परमार है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इफ्को एजीटी। आखिर वो कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपकी सैलरी यहाँ पे मिलती है, किस तरीके के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, आपने कौन सी डिग्री करके रखी हो। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे बात भी करेंगे कि जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहती है और इस बार यानी कि 2025 में जो वैकेंसी आई थी उसमें जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको इन हैंड सैलरी क्या मिल रही है, वो किस फेज में भी चल रहे हैं और बहुत सारी तमाम सारी बातें जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इफ्को एजीटी के बारे में तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। शुरू करते हैं सबसे पहले हम इफ्को एजीटी के बारे में। तो आपको जैसा पता होगा, जो इफ्को है एक सहकारी संस्था है और इफ्को में आपने देखा होगा कि अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हो, बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं, फर्टिलाइजर की बात करें, नैनो यूरिया, नैनो डीओपी, है ना, इन बहुत सारे प्रोडक्ट को ये कंपनी कह सकते हैं सहकारी समिति जो है बनाती है। और आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे होंगे तो वहाँ पे या किसी आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो वहाँ पे आपको इफ्को के सेंटर्स देखने को मिल जाते हैं। तो वो किसानों को बहुत तरीके से हेल्प यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको जॉब मिलती है, यानी कि जो इफ्को एजीटी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी इसका पूरा नाम होता है। तो यानी कि एग्रीकल्चर आपने करके रखा है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो तो आपको यहाँ पे ट्रेनी का रोल मिलता है और आपको यहाँ पे सुनिश्चित करवाना पड़ता है कि किसान जो भी एक संस्थान जो भी प्रोडक्ट को बना रही है किसानों तक उसको सहज से पहुंचाना और साथ ही साथ उसका सही से क्रियान्वयन करवाना। तो ये आपका यहाँ पे रोल रहता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, भारत की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्थाओं में से एक है और इसके बारे में अगर आप और देखोगे, इनसाइडर्स की बात करोगे तो बहुत अच्छी ये जॉब आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि अल्टरनेट में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर आपने बीएससी करके रखा है और बीएससी कौन स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे तो उस पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि सरकारी नौकरी, जब भी आप इफ्को की बात कर रहे हैं तो आईपीएस एफओ की भी कुछ तैयारी करते हैं, कुछ और स्टेट पीसी वगैरह की तैयारी करते हैं, लेकिन इफ्को उसमें से एक ऐसी जॉब है जो कि आपको कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन आपका करवा सकती है आपको सरकारी जॉब से। तो यहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी देखने को मिल रही है, साथ ही साथ आपको अलाउंस यहाँ पे मिलते हैं, आपकी छुट्टियां भी निर्धारित हैं। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ग्रोथ मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत तेज ग्रोथ है तो यहाँ पे भी आपको उतनी तेज ग्रोथ देखने को मिलती है। आपको जो भी आप वर्क करते हो वर्क के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रमोशन वगैरह भी मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ। और जो भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी आपके मॉडर्न टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो साथ साथ आपका भी यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इफ्को जो आपका एक सहकारी संस्था है, ये वेस्ट आपको जॉब यहाँ पे देखने को मिलती है। अब बात आती है इसके बारे में, अगर थोड़ा आप जानोगे इफ्को के बारे में, इफ्को जो संस्था है इसके बारे में, लगभग 50 मिलियन किसानों तक पूरा नेटवर्क इनका फैला हुआ है। साथ ही साथ, है ना, अगर आप देखोगे ये नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि इनके बहुत ज़्यादा फेमस है किसानों के बीच, और किसान सिर्फ इफ्को के नाम से ही बहुत सारे प्रोडक्ट को अपने आप से परचेज कर लेते हैं। तो एक ब्रांड का भी कह सकते हैं यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, अब बात आती है कि जो आपका रोल है, जॉब प्रोफाइल आपकी इसमें क्या रहेगी अगर आप इफ्को एजीटी यहाँ पे लगते हो। तो पहला तो आपका जो काम रहेगा वो आप फील्ड वर्क का, यानी कि ग्रामीण स्तर पे आपको जाना है, गाँव में जाना है, वहाँ पे आपको दौरा करना है, किसानों के साथ सीधा संपर्क कनेक्शन बिठाना है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी आपको करते रहना है ना, ताकि आप नए प्रोडक्ट को बना पाओ, नई डेवलपमेंट रिसर्च को आगे प्रमोट कर पाओ। दूसरा, आपको यहाँ पे किसान को सही डोज क्या हो सकती है किसी फर्टिलाइजर की, किसी न्यूट्रिएंट की, उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसका बेनिफिट लेना है, कितने डोज में बेनिफिट बेनिफिट पहुंचेगा, और तमाम सारे जो काम है वो आपके यहाँ पे रहते हैं। यानी कि एक सलाहकार के रूप में भी, तकनीकी सलाहकार के रूप में भी आप यहाँ पे जो काम है वो करते हो। ठीक है, इसमें आपको आधुनिक जो कृषि तकनीकी है उसका समन्वयन कराना पड़ता है, यानी कि उसको किसान कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है ये भी आपको वहाँ पे सलाह देनी रहती है। साथ ही साथ आप यहाँ पे सेल्स का भी काम करते हो, क्योंकि प्रोडक्ट सहकारी समिति है तो बहुत सारे इसको अपने प्रोडक्ट बनाती है, उनको भी आपको यहाँ पे सेल करने का जो काम है रहता है, और बिक्री को बढ़ाना, डीलर जो भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो उनके साथ समन्वय बिठाना, ये आपका यहाँ पे काम रहता है। और साथ साथ कॉर्पोरेट रिपोर्ट वगैरह तैयार करना भी आपका यहाँ पे काम रहता है। आप फील्ड डाटा वगैरह तैयार करते हो, उसके बेसिस पर समिति को जाता है और बहुत सारे रिसर्च वगैरह का काम यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेज आना आपको जरूरी है, यानी कि मान लो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग, आप यूपी से बिलोंग करते हो और आपकी ज्वाइनिंग एक ऐसे यूपी के ही शहर में हुई जहाँ पे आपको उसकी, क्योंकि होता ना कि हर एक जगह स्पेसिफिक आपको वहाँ पे लोकल जो भाषा है वो देखने को अलग अलग मिलती है ना, तो उस तरीके से यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का थोड़ा हमें इंपॉर्टेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये तो बात हो गई हमारी जॉब प्रोफाइल। अब बात आती है कि वो कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इसके लिए एलिजिबल यहाँ पे रहने वाले हैं। अब सबसे पहली बात आती है, आपका यहाँ पे 4 साल का डिग्री होना चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर आपने करा है 4 साल का, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो बाकायदा। ठीक है, तो 4 साल की बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री ही यहाँ पे एलिजिबल होती है सिर्फ,
याद रखिएगा, और कोई डिग्री यहाँ पे मान्य नहीं है। दूसरा, पासिंग ईयर मान लो 2026 में वैकेंसी आए तो 2025-24 वाले अप्लाई कर पाएंगे, 2024 में आई तो 23 वाले 22 वाले अप्लाई कर पाएंगे, इस तरीके से रहता है ना। ज़्यादा यहाँ पे उम्र का नहीं है, तो पास आउट में आप देख लेना, जैसे आगे वैकेंसी आएगी 2024-25 वाले अप्लाई कर पाएंगे, और सभी यहाँ पे ओवर लिमिट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो नहीं भर पाते हैं। इसके अलावा अगर डिग्री है तो फिर आपके यहाँ पे कह सकते हो आप डिस्क्वालीफाई हो। ओबीसी के केस में आपके जो 60% नंबर होने चाहिए, SC/ST के केस में आपके 50% ग्रेजुएशन में नंबर आपके होने चाहिए, और 30 वर्ष से आपकी जो आयु है वो कम होनी चाहिए। कुछ केस में आपको कैटेगरी का भी लाभ मिलता है, वहाँ पे आपको छूट भी देखने को मिलती है। तो अगर ये सभी आप यहाँ पे फुलफिल करते हो तो यस, आप यहाँ पे यस है, और बाकायदा इसके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा और कोई डिग्री यहाँ पे मान्य नहीं है। अब बात आती है कि जो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला उसका किस तरीके से रहता है। तो एग्जामिनेशन के आपको यहाँ पे 4 चरण देखने को मिलेंगे। पहला जो फेज है यहाँ पे आपका प्री एग्जामिनेशन होता है, और जो प्री एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे होता है वो आपका ओपन इन्वायरमेंट में होता है, यानी कि आप अपने घर में बैठ के अपने फोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से आप इस पेपर को ओपन इन्वायरमेंट में दे सकते हो। इसको प्रीलिम्स बोल देते हैं हम लोग। दूसरा जो यहाँ पे फेज आता है, दूसरा जो चरण आता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेंस एग्जामिनेशन। जब आप प्री को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपकी जो मेल होती है, जीमेल आईडी पे यहाँ पे एक एडमिट कार्ड आता है, और वहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये सेंटर आपको अलॉट किया गया है। मान लेते हैं कि आप अगर कानपुर से बिलोंग कर रहे हो तो आपको एक नज़दीकी सेंटर जैसे लखनऊ दे दिया जाएगा, लखनऊ में एक सेंटर अलॉट करा जाएगा, वहाँ पे आप जाओगे, फिर आपकी मेंस का पेपर होगा, ठीक है। यानी कि दूसरा चरण आपका यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन रहता है। ये आपको कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में होता है, यानी कि एक सेंटर पे आपका एग्जामिनेशन होता है। साथ ही साथ तीसरा आता है यहाँ पे आपका जो चरण है वो इंटरव्यू होता है, यानी कि अब जब आप मेंस को भी क्वालिफाई कर लिए, देन आफ्टर यहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है, यानी कि आप इंटरव्यू देने किसी सिटी में आपको सेंटर दिया जाता है, वहाँ पे आपके 7 से 8 एक्सपर्ट होते हैं, वहाँ पे आप बकायदा इंटरव्यू यहाँ पे देते हो। और बाद में आपका चौथा जो चरण आता है, वहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। मेडिकली आप फिट हो कि नहीं हो, वहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है। तो 4 प्रक्रियाएं, 4 चरणीय ये प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें प्री एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन रहते हैं, और 150 क्वेश्चन बेसिकली स्क्रीनिंग का ये टेस्ट है। आपको छांटा जाता है, अनफिट को यहाँ पे कह सकते हैं छांटा जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका फेज 1 रहता है। फिर आपका यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन आता है, 150 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, और ये आपका थोड़ा कह सकते हैं प्री की अपेक्षा थोड़ा हार्ड होता है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। फिर आपका इंटरव्यू वही लगभग 10 से 15-20 मिनट तक का आपका एक इंटरव्यू रहता है। एक्सपर्ट्स रहते हैं 7 से 8, और आप सिंगल रहते हो, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, और बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, जैसा कि इंटरव्यू का पैटर्न रहता है। और फिर बाद में आपका फिटनेस, जो आपका मेडिकल है, वहाँ पे आपकी फिटनेस की जाँच होती है, ब्लड टेस्ट है ना, ECG, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि आप फिजिकली, मेंटली हर तरीके से फिट हो कि नहीं हो। तो ये 4 चरण का यहाँ पे प्रक्रिया आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एग्जाम के पैटर्न की, तो एग्जाम के पैटर्न में बेसिकली यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इन 150 क्वेश्चन का पैटर्न जो कुछ इस तरीके से रहता है। 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सर्वाधिक जो है एग्रीकल्चर के देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर में भी आपके सभी सब्जेक्ट, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस एंड टोपैथो, हॉर्टिकल्चर, है ना, ये सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 100 क्वेश्चन, 50 जो क्वेश्चन बच गए उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे रीजनिंग के हैं, 10 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के हैं, 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पंचायती राज, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, GS ऐसे पूछ लेते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन, और 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न आपका एग्जाम का रहता है। ध्यान रखना, यह 150% का प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए बिल्कुल समान पैटर्न रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, और ऐसा कोई फिक्स भी कैरिकुलम नहीं है कि इतना ही होगा। इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन भी करता रहता है, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट क्या होता है, जब आप मेंस एग्जामिनेशन लिखने जाते हो तभी आपको बदलता है इस बार क्वेश्चन कितने आए, ठीक है। तो उस तरीके से पेपर आपका यहाँ पे सेम वही रहता है, कोई चेंजेस यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलने वाले। अब बात आती है कि प्री और मेंस, एक ऐसा स्टूडेंट जो कि इफ्को की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है इन फ्यूचर, ठीक है, तो वो ध्यान रखिए कि दोनों का जो पैटर्न है थोड़ा इसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैसे? क्योंकि जो प्री एग्जामिनेशन है ये आपका ओपन एनवायरनमेंट में होता है, अपने घर से, अपने लैपटॉप से, अपने फोन से पेपर दे सकते हो। लेकिन वहीं आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है ये आपका किसी सेंटर पे करवाया जाता है, ठीक है। तो दोनों में चेंजेस है, यानी कि आपको हो सकता है थोड़ा हार्ड लगे मेंस एग्जामिनेशन प्री के अपेक्षा, क्योंकि आप ओपन एनवायरनमेंट में दे रहे हो पेपर। दूसरा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये आपका सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आपको वास्तविक जो है आपकी मेरिट बनती है बेसिकली, ठीक है। ये आउट तो नहीं होता है कोई रिजल्ट कि इतने नंबर आए किसी के, इतनी मेरिट गई, बट आपको मेरिट के लिए बेसिकली यहाँ पे मेरिट वाला सेक्शन जो रहता है यही आपका निर्णय करता है अंतिम आप इंटरव्यू में जाओगे कि नहीं जाओगे। साथ ही साथ अगर डिफिकल्टी की बात करें तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन टू मॉडरेट क्वेश्चन है। यहाँ पे टाइम कम रहता है आपका, ठीक है, टाइम का ही खेल होता है इफको में। टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आपको उतने ही टाइम फ्रेम में सारे क्वेश्चन अटेंड करने, जल्दी जल्दी करना है, और एक्यूरेसी पे भी आपका रोल रहेगा। यहाँ पे हाई थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होता है, और क्योंकि आप वैसे भी विजिलेंस में हो तो आपको थोड़ा कठिन पेपर ही लग सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका
मॉनिटरिंग वगैरह तो होती है, और वहाँ पे आपका फिजिकल जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वहाँ पे तो आपको मिलते हैं, अलॉट होते हैं, सेंटर पे आप एग्जाम देते हो सेम वैसे पैटर्न रहता है। ठीक है, बात करें अगर हम लोग दोनों परीक्षाओं में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किसी भी निगेटिव मार्किंग नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमें पता भी नहीं, पता बोले तो रिजल्ट कोई डिक्लेयर नहीं होता है, सिलेक्शन किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है ये भी कोई ओपन नहीं है ना, किसका सिलेक्शन हुआ वो बस इफको को ही पता है कि इसके इतना नंबर है और किस कैंडिडेट को हमने सेलेक्ट किया उसको कितना कट ऑफ है, तो वहाँ पे कोई ऐसा ओवरऑल रिवील नहीं होता है। तो इस तरीके से दोनों में आपका यहाँ पे जो है वो डिफरेंस रहता है। अब बात आती है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू का पैटर्न क्या रहता है, लगभग 7 से 6 से लेकर 7 डिपेंड करता है सिचुएशन पे। एक्सपर्ट होते हैं, आप होते हो, और आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो आपका यहाँ पे देखोगे कि आपका माइंडसेट देखा जाता है कि आपका माइंडसेट क्या है, आपका बोलने का लहजा क्या है, आपका तरीका क्या है, कम्युनिकेशन कैसा है, आप हेल्थ कैसी है, और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपकी जो रोल है, जॉब रोल है, वो एक ऐसे स्टूडेंट को चाहेगा, क्योंकि मोस्टली आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने में होशियार हो और आप इंटरव्यू में भी ना सेलेक्ट हो। उसका रीज़न ये भी है कि उनको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो थोड़ा कम्युनिकेटिव हो, थोड़ा इंगेजिंग टाइप का हो, थोड़ा और के बच्चा थोड़ा और कह सकते हैं कि एक्टिव टाइप का पर्सन होना चाहिए। और जो बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं वो इस वजह से भी रह सकते हैं क्योंकि वो भोले स्वभाव के हैं एकदम, है ना। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव उनका यही है कि यहाँ पे किताबी नॉलेज तो आपको चेक हो चुका है, आप अब प्रैक्टिकल कितना अच्छे से कर पाते हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक होती हैं। तो 4 चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करता है हमारा इंटरव्यू सेक्शन, जिसमें आपको एक हो सकता है आपको कोई डाटा पूछ ले, आपका मेंटल अपीयरेंस चेक करने के लिए, मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए आपको कोई डाटा पूछ लेगा, बताओ कितना प्रोडक्शन हुआ क्रॉप प्रोडक्शन का, हॉर्टिकल्चर कितना प्रोडक्शन हुआ, ऐसे पूछ लेगा। दूसरा अगर देखोगे तो यहाँ पे रोल प्ले को आपको दे दिया जाता है। मान लो आप किसान हो, और किसान हो तो आप यहाँ पे नैनो यूरिया आपके पास है, तो आप कैसे उसको समझाओगे, इसके फायदे कौन कौन से हैं, है ना, ये बताइए, एक किसान की तरह बताइए आप लोग, ये पूछ दिया जाएगा। तीसरे में आपको यहाँ पे सिचुएशन प्रेशर दे दिया जाता है। मान लो एक कोई नैनो फर्टिलाइजर आपके शहर में आया और ट्रेन लेट हो गई, रात में पहुंची, और आप वहाँ पे एक वर्किंग कैंडिडेट हो, तो आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करोगे, है ना। तो ऐसे आपको सिचुएशन में भी डाल के पूछ लेंगे, या आपको कुछ न्यूमेरिकल दे देते हैं कि बताओ भैया, अगर आपको एक किसान को नैनो डीएपी का स्प्रे करना, नैनो यूरिया का स्प्रे करना, 1 बीघा में कितना परसेंट वो सोल्यूशन बनाएगा, कितना लीटर पानी डालेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल, तो वो आपको जांच परख करने के लिए, आप कितने एक्टिव हो, वो सारी चीज देखने के लिए यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है। अब सबसे जरूरी जो आता है वो निकल के आती है सैलरी। सर सैलरी कितनी मिलेगी? 2 चीजें हैं सैलरी में। एक, आपकी 1 साल की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रेनिंग फेज में रखा जाता है। यहाँ पे आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है, और 33,000 पर मंथ आपका फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, 1 साल तक आपको ये मिलता है, और 1 साल तक ये आपका ट्रेनिंग चलता है। ठीक है, यहाँ पे आप छोड़ नहीं सकते हो। इसके अलावा फिर आप यहाँ पे परमानेंट प्लेसमेंट आपका हो जाता है, परमानेंट आप एम्प्लॉय हो जाते हो इफको के। यहाँ पे 37,000 आपका जो बेसिक पे है रहता है, और फिर इस पे एचआरए लगता है, तो लगभग सैलरी 37 का डबल हो गई, यानी कि हम मान सकते हैं 70,000 तक आपकी पहुंच जाती है सैलरी। डिपेंड करती है सिचुएशन पे, कहाँ पे आप सिचुएटेड हो, यानी कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। तो 70 तक हम मान चलते हैं, 50 से लेकर 70 तक के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पे रहती है। इसमें डीए है, एचआरए है, और बहुत सारे कंपोनेंट शामिल होते हैं। ठीक है, और भत्ते वगैरह भी आपको मिलते हैं, ट्रेवल अलाउंस है ना, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो लगभग आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि मोटा मोटा 60 65 70 तक आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है, अच्छी खासी सैलरी है। लेकिन याद रखना, यहाँ पे जो आपको 1 साल आपकी ट्रेनिंग रहेगी, तो उस समय आपको 33,300 रुपए, और बाद में आपको यहाँ पे परमानेंट जब आप हुए तो आपको एचआरए वगैरह सब कुछ मिलता है, बेसिक सैलरी वगैरह के साथ 60-65 हज़ार रुपये आपके खाते में बाकायदा नेट आता है। ठीक है, तो ये बात रही आपकी यहाँ पे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट सैलरी कंपोनेंट की। अब बात आती है बहुत जरूरी, जो आपको नहीं पता होगी, यहाँ पे क्या है, सर्विस बॉन्ड भी होता है। जैसे कि मान लो आप जॉब करते करते आप जॉब को छोड़ना चाहते हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे एक पेनल्टी, फाइनेंशियल पेनल्टी देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक स्टूडेंट है, तो 3 साल से पहले जॉब को कोई करना चाहता है, तो ओबीसी अगर कैंडिडेट है तो 80,000 रुपये पड़ेंगे उससे भैया, तभी जॉब छोड़ पाओगे, यानी कि बॉन्ड भी है इनका। और SC ST है तो 20,000 रुपये यहाँ पे बॉन्ड भी इनको देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि भाई ट्रेनिंग पे पैसा खर्च हो रहा है ना, आप पे पैसा खर्च हो रहा है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है, आप पे असेट्स लग रहे हैं, है ना, फिर आप लाइबिलिटी बन जाओगे, तो कहीं ना कहीं ये सर्विस बॉन्ड भी रखे गए, तो उनको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट इफको एजीटी के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर समझ आई होंगी। अगर अब भी कोई आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट।